हेलो एवरीवन, वेलकम टू समन इंग्लिश वर्स। आज है 20 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस ब्रेक डाउन करेंगे, ग्रामर के रूल्स देखेंगे, वोकैब्स देखेंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो कि एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है। इट्स गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू वांट टू लर्न टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू अपग्रेड योर स्किल्स while communicating, this is going to be very helpful for you, so be with me till the end. Let's begin. First of all, we will understand the editorial is based on, आज का एडिटोरियल किस पे आधारित है। देखिए, भारत जो है भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। अब मान लीजिए अगर रुपया गिर गया, मतलब रुपया की वैल्यू जो हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं उसका डिप्रिशिएशन हो गया, मार्केट में उसकी वैल्यू गिर गई डॉलर के मुकाबले। अब क्योंकि मार्केट में जो भी हम लोग ख़रीद रहे हैं वो किस में ख़रीद रहे हैं, डॉलर में ख़रीद रहे हैं। अब रुपया की वैल्यू गिर गई है, अब महंगा तेल खरीदेंगे, ठीक है। अब महंगा तेल आएगा तो जो कच्चा माल का कीमत है वो बढ़ेगा, तो प्रोडक्ट्स की कीमत भी बढ़ेंगे कि नहीं, ठीक है। इस तरह से एक इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की सिचुएशन बन रही है। क्यों? बिकॉज आवर रुपीज़ डिप्रिशिएटेड, हम लोग का जो रुपया है वो गिर गया है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसेप्टिवली बिनाइन, ये है टॉपिक। डिसेप्टिवली बिनाइन, देखिए इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, मतलब एक साथ दो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया है एडिटर ने। डिसेप्टिवली मतलब भ्रामक रूप से, एक तरफ से जैसे कोई मास्क लगा के आता है कुछ, ठीक है, कोई अंदर से बहुत दुखी है लेकिन मुस्कुरा रहा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेप्टिवली बिनाइन। बिनाइन मतलब होता है सौम्य, अच्छा दिखना, ठीक है खतरनाक चीज़ लेकिन वो बाहर से अभी ठीक दिख रहा है। जैसे पानी पूरा साफ़ है लेकिन वो जहरीला है, उसको पिया नहीं जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डिसेप्टिवली बिनाइन। तो आप समझ गए होंगे कि स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो सही दिख रहे हैं। क्यों सही दिख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, तो ये किस पे बेस्ड है? और रिटेल इन्फ्लेशन, ऑयल इम्पोर्टेड डिपेंडेंसी, खुदरा मुद्रास्फीति, मतलब जो रिटेल का जो इन्फ्लेशन है उस पर बेस्ड है। रिटेल यानी जो हम लोग मार्केट से ख़रीद रहे हैं, साबुन खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, खाने पीने के सामान खरीद रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। और ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, और हम लोग जो तेल पर डिपेंड हैं, तेल को इंपोर्ट करा रहे हैं बाहर से, ठीक है, तो इस पे हम लोग डिपेंडेंट हैं। और साथ ही साथ रिटेल इन्फ्लेशन, ये है आज का टॉपिक। वो इसके बारे में बताया गया है कि ये क्या है, डिसेप्टिवली बिनाइन है, मतलब बाहर से ठीक रहा है, ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही खतरनाक हो चुका है। अब देखिए, ऑन का इस्तेमाल मैं आपको बार बार बताता हूँ। किसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए क्या जाता है, ऑन प्लस नाउन। जैसे आई एम राइटिंग ए बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मैं एक भारतीय इतिहास पर किताब लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एडिटर जो है सलाह भी दे रहा है, सॉल्यूशन भी दे रहा है। इंडिया मस्ट मूव फॉर फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल से हमें मूव ऑन करना चाहिए, मतलब फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। जितने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन पर डिपेंडेंसी हमें नहीं रखना चाहिए। जीवाश्म क्या है, एक दिन ख़त्म होने वाला है, तो इससे डिपेंडेंसी हमें हटाना चाहिए। किधर मूव करना चाहिए? ग्रीन एनर्जी की तरफ, मतलब विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है, इधर हमें मूव करना चाहिए। मस्ट, आपको पता है, एक मजबूत आवश्यकता या दायित्व, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी को दर्शाता है, मतलब जिसके बिना काम नहीं हो सकता है, जिसको टाला नहीं जा सकता, वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए, यहाँ पे उसका रीज़न दिया है। टू अवॉइड एम्पलीफाइंग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, एम्पलीफाइंग मतलब बढ़ता हुआ, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन तो महंगाई होता है, मुद्रास्फीति थी। इम्पोर्टेड क्यों? क्योंकि ये बाहर से आ रहा है ना, क्योंकि तेल हम लोग खरीद रहे हैं बाहर से। अब इसकी कीमत अगर बढ़ गई तेल की, तो यहाँ के प्राइसेस भी बढ़ जाएगा, किसका, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, ठीक है, उस तेल से जो हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जितने प्रोडक्ट्स उस तेल पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। एम्पलीफाइंग मतलब बढ़ना,
तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल से मूव करना चाहिए, मतलब उसको चेंज कर देना है, उस पर डिपेंडेंट हमें नहीं रहना है, एक ऑल्टरनेटिव की ओर कदम बढ़ाना है, ठीक है। दैट विल बी अ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें ये है कि एम्पलीफाइंग, बढ़ाना, तीव्र करना, सिनोनिम्स हो जाएगा मैग्नीफाइंग, बूस्टिंग। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, ठीक है। इम्पोर्टेड क्यों है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन सम रॉ मटेरियल्स विच आर बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन, जो विदेशों से हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक है। आयातित महंगाई, जब विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो जाए, ठीक है। अवॉइड का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड टू अवॉइड फेलिंग, फेल होने से बचने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ओके। इस तरह से अवॉइड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो पहला सेंटेंस है आज का, वाइल इंडियाज मार्च रिटेल इन्फ्लेशन एट 3.4% रोज मार्जिनली फ्रॉम फरवरी 3.2%, ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं, वाइल यहाँ पे टाइम के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे वाइल का यूज़ हुआ है कि एक एक कंपैरिजन दिखाना है। दो सेंटेंस हैं और दोनों अपोजिट बोल रही हैं। एक बोल रहा है कि भाई बहुत वो हैप्पी है, तो दूसरा सेंटेंस बोलेगा नहीं नहीं वो दुखी है। तो हम लोग उस तरह के सेंटेंस में क्या करेंगे, वाइल का यूज़ करेंगे। देखिए, ये सेंटेंस पूरा नहीं है, पहला लाइन है कि मार्च का जो रिटेल इन्फ्लेशन है, खुदरा महंगाई है, खुदरा, इसको ऐसे समझिए, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब ये डायरेक्टली हम लोग से डिपेंडेंट, मतलब हम लोग से रिलेटेड है। मैं जाके साबुन खरीदा 20 रुपया में, ठीक है, पहले ये 15 रुपया में मिल रहा था, तो ये 5 रुपया जो बढ़ा, दैट इज़ कॉल्ड रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन समझ गए, तो ये 3.4% रोज़ मार्जिनली फ्रॉम फेब्रुवरी 3.2%, फरवरी में 3.2% था और 3.4% अभी मार्च में है, मतलब मार्जिनली बढ़ा है, ठीक है। मार्जिनली समझ रहे हैं, मतलब बहुत कम बढ़ा है, मामूली रूप से बढ़ा है। अब देखिए, वाइल का यूज़ किया ना, इसका जस्ट अपोजिट सेंटेंस आएगा, दिस इंक्रीज इज डिसेप्टिवली बिनाइन, मतलब ये जो बढ़त है एक तरह से डिसेप्टिवली, मतलब भ्रामक है, देखने में सिर्फ अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सच ये नहीं है। 3.4% सच कुछ और है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द अपवर्ड प्रेशर ऑन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए, ये कहाँ से एविडेंट है, एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट, जाहिर। अपवर्ड प्रेशर मतलब जो WPI है, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको समझ लीजिए, ठीक है। जो इकोनॉमिक्स जिनका बैकग्राउंड है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं वो नहीं समझ पाएंगे। देखो, WPI की है क्या है, WPI मतलब जैसे आप जिस दुकान से साबुन खरीद के लाएं या फिर मैं खरीद के लाया, वो भी दुकान कहीं से खरीदता है, ठीक है, तो उसको होलसेल में वो खरीदता होगा, थोक में, तो उसका जो इन्फ्लेशन है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग WPI का इंडेक्स का यूज़ करते हैं। जैसे ये फैक्ट्री है, यहाँ साबुन बना, ये दुकानदार है, ये खरीदा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें कितना महंगाई इंक्रीज हुआ, ठीक है, कितना प्राइस इंक्रीज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड WPI। समझ गए बात। और हम लोग जो इस दुकानदार से, ये फैक्ट्री होगी या ये दुकानदार होगी, यहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं, तो हम लोग के प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इज़ कॉल्ड CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि WPI जो है वो बढ़ा है, अपवर्ड प्रेशर मतलब इसका जो है बढ़ा है, विच क्लाइम्ड टू ए 38 मंथ हाई ऑफ 3.8% इन मार्च, मतलब 38 महीने के उच्च स्तर, सबसे हाई पॉइंट पे 3.88% पर पहुंच गया है WPI। अब देखिए, जब WPI बढ़ गया है तो फिर CPI क्यों नहीं बढ़ा भाई, ये चिंताजनक बात है ना। मतलब कहीं ना कुछ तो झोल है, कुछ गड़बड़ है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ डेटा पे हम लोग को डेटा देख के हमें कोई भी चीज़ का कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब यही है, WPI कितना बढ़ गया है, 3.88%। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज़ ट्रांजिशन टू ए न्यू बेस ईयर 2024। अब देखिए, यहाँ पे खेला यहाँ पे है, बेस ईयर मतलब क्या,
मतलब सीपीआई हम लोग मेज़र जो कर रहे हैं उसका बेस ईयर 2024 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 2024। बट डब्ल्यूपीआई जब मेज़र कर रहे हैं तो उसका बेस ईयर हम लोग कितना ले रहे हैं? 2012। अब मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि आज जैसे 20 तारीख है, ठीक है। आज अगर पेन का कीमत जो है 5 रुपया से 10 रुपया हो गया, ठीक है, आज 20 तारीख को, ठीक है। अब 21 कल जो है ये सिर्फ 11 रुपया होगा। तो अगर हम बेस ईयर 20 तारीख ले लेते हैं तो कितना बढ़ा? 10 से 11, मतलब 1 रुपया बढ़ा। 5 से 10 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ। अगर बेस ईयर इसको मान लेंगे तो कितना? 1 ही रुपया बढ़ा। बोलेंगे अरे महंगा तो हुआ ही नहीं, 1 रुपया बढ़ा है। लेकिन अगर 20 तारीख से मेज़र किया जाए, ठीक है, तो पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 11, यहाँ से तो देखिए ना कितना महंगाई हो गया। 5-6 रुपया बढ़ गया, डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो वही, यही है इसका मतलब समझने का तरीका। क्या समझने का तरीका है कि भाई सीपीआई जब हम लोग मेज़र कर रहे हैं तो उसका बेस ईयर 2024 ले रहे हैं, बट जब डब्ल्यूपीआई मेज़र कर रहे हैं तो उसका हम लोग 2012 ले रहे हैं। यही बेस ईयर लेना है, यही बेस ईयर लेना है सीपीआई में भी। तब देखते हैं कि भाई कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे डेटा जो है एक मैथ्स का यूज़ करके दिखाया जा रहा है ताकि डेटा कम लग रहा है हमें। द WPI continues to use 2011-12 बेस ईयर, जो जैसे मैंने बताया, डाइवर्जेंस दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हेन इंटरप्रेटिंग द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। ये जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस मतलब अंतर है, ठीक है, WPI और CPI में। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए, मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेटेस्ट इन्फ्लेशन को आप अगर डेटा को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये जो अंतर है इसको आपके माइंड में रखना है। समझ गए? इसलिए जो है वो CPI बहुत कम नज़र आ रहा है। While the March CPI appears comfortably within the RBI's 4.4% to 6% टॉलरेंस बैंड, लेकिन मार्च का जो CPI है RBI के 4 से 6% कंफर्टेबली, मतलब सहनशीलता बैंड के भीतर ही आराम से प्रतीत हो रहा है। विद इन द टॉलरेंस बैंड, मतलब सहनशीलता बैंड के भीतर ही ये आराम से प्रतीत हो रहा है RBI, ठीक है। RBI कितना बता रहा है भाई? 4 से 6% महंगाई होगा, जो कि एक टॉलरेंस बैंड है, मतलब जिस पे काम किया जा सकता है। The reading masks a far more complex buildup of pressure driven primarily by rising input cost, especially fuel prices। लेकिन ये आंकड़ा जो है मुख्य रूप से बढ़ती इनपुट लागतों, मतलब राइजिंग इनपुट कॉस्ट, विशेष रूप से फ्यूल प्राइसेस, ईंधन की कीमतों पर प्रेरित दबावों के एक अधिक जटिल निर्माण को छुपाता है। मतलब एक जो जटिल है, कम्प्लेक्स बिल्डअप है, उसको ये मास्क कर रहा है। मास्क करना मतलब छुपाना। यहाँ पे जैसे हम मास्क पहन लेंगे तो अपने आप को छुपा लेंगे, तो यहाँ पे एज ए वर्ब इसका यूज़ किया गया है। मास्क का नाउन नहीं, यहाँ पे एज ए वर्ब यूज़ किया गया है, ठीक है। हिज स्माइल मार्क्स हिज डीप सोरो, ठीक है, उसकी जो मुस्कुराहट है, मुस्कान है, गहरे दुख को छुपाती है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो रीडिंग है, रीडिंग मतलब जो डेटा है वो किसको छुपा रहा है? कम्प्लेक्स बिल्डअप, मतलब जो जटिल निर्माण है प्रेशर का। किस तरह का प्रेशर है भाई? कि जो कॉस्ट है, पर्टिकुलरली फ्यूल प्राइसेस का, ये क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। इसको मास्क कर रहा है डेटा। WPI inflation rose about 2.4% in February to 3.88% in March। वही बताया जा रहा है कि जो WPI मतलब होलसेल वाला जो महंगाई है, जो दुकानदार के लिए सामान जो महंगा हो गया है, फैक्ट्री से वो खरीद रहा है, वो 2.4% से 3.88% बढ़ गया है फरवरी से मार्च में। बात समझ रहे हैं? लेकिन CPI क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? इंडिकेटिंग a sharp month-on-month acceleration in wholesale price pressures। देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जो डेटा है 2.4% से 3.88% हो गया फरवरी से मार्च में, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि शार्प, एक तेज़ मंथ ऑन मंथ, मतलब महीने दर महीने एक्सेलरेशन, मतलब बहुत तेज़ गति से होलसेल प्राइस प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, मतलब होलसेल्स
का जो कीमत है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है। दिस हैज़ फाउंड ओनली म्यूटेड रिफ्लेक्शन इन फूड प्राइसेस, लेकिन खाद्य कीमतों में इसकी केवल दबी हुई हल्की झलक देखने को मिली है, ठीक है। म्यूटेड रिफ्लेक्शन मतलब दबा हुआ, हल्का, ठीक है। रिफ्लेक्शन इसको ये दिखा है किसमें, खाद्य कीमतों पर, मतलब जो भी खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें बहुत ही हल्का दिखा है। ऐसा क्यों हुआ है, चलिए इसका रीज़न देखते हैं क्यों होता है ऐसा, अभी क्यों हुआ है। विद द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स राइजिंग मॉडरेटली फ्रॉम 3.4% इन फरवरी टू अबाउट 3.8% इन मार्च, वहीं पे जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है CFPI, ये मॉडरेटली बढ़ा है। मॉडरेटली मतलब मध्यम रूप से, मीडियम रूप से बढ़ा है। 3.4% था फरवरी में, मार्च में 3.8% हुआ है। अब देखिए, सेवरल फैक्टर्स आर ड्राइविंग दिस डाइवर्जेंस, चीप अमंग दैम द रुपीज़ प्रिसिपिटस डिप्रिसिएशन, इसको नोट करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिसिपिटस डिप्रिसिएशन ऑफ अबाउट 2.5% to 3% अगेंस्ट द US डॉलर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जिससे ये अंतर हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। ड्राइविंग दिस डाइवर्जेंस, जो अंतर को बढ़ा रहा है, उसमें सबसे मुख्य क्या है कि रुपया का गिरना, प्रेसिपिटियस डिप्रिसिएशन, इसको नोट करेंगे, ठीक है। बहुत तेज़ होता है, ढलान वाला। प्रेसिपिटस डिप्रिसिएशन मतलब मूल्य में कमी, मतलब रुपया का वैल्यू गिर गया है। कितना गिरा है, 2.5% से 3% US डॉलर के मुकाबले ये इसका वैल्यू जो है गिर गया है। देखिए ये रुपया गिर रहा है, डॉलर यहाँ है, इसको नोट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रेसिपिटस, बहुत तेज़ या ढलान वाला। स्टीप सडन डिप्रिसिएशन आपको पता होगा। चलिए, given that crude oil and gas are globally traded in dollars, this has amplified imported inflation। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल हैं और गैस है, वो विश्व भर में ट्रेड जो होता है, मतलब व्यापार होता है, किस में होता है, डॉलर में होता है। दिस हैज़ एम्पलीफाइड इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, इसने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, मतलब बढ़ा दिया इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को, महंगाई को बढ़ा दिया है। कैसी महंगाई को, इम्पोर्टेड मतलब बाहर के इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की वजह से जो महंगाई बढ़ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि रुपया गिर गया है। देखिए इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, रुपीज़ फॉल, रुपये में गिरावट, हमें और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है क्रूड ऑयल ख़रीदने के लिए, एक्सपेंसिव हो गया। अब इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, जो भी जहाँ भी हम लोग ये तेल यूज़ करेंगे उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। WPI भी बढ़ गया, कितना, 3.88%, लेकिन CPI अभी 3.4% है। ये हमें दिखाया जा रहा है कि भाई जो लोग खरीद रहे हैं उस जो वो महंगाई है बहुत कम बढ़ी है, ठीक है। यही है डिसेप्टिवली बिनाइन, मतलब भ्रामक रूप से सौम्य। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, द US-Israeli war on Iran has disrupted supply chains for these critical fuels, pushing up global prices and transmitting inflationary pressures across the economies। अब देखिए, अभी US और इजराइल में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो हैज़ डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स फॉर दिस क्रिटिकल फ्यूल्स, इससे क्या हुआ है, डिसरप्ट हो गया, मतलब बाधित हुआ है सप्लाई चेन, ठीक है। सामानों का सप्लाई जो हो रहा था वो बाधित हुआ है। जैसे क्रिटिकल फ्यूल्स हैं, ये जो कच्चे तेल हैं, ये सब इनका सप्लाई रुक गया है। पुशिंग अप ग्लोबल प्राइसेस, इससे क्या हुआ है कि प्राइसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। एंड ट्रांसमिटिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर अक्रॉस द इकोनॉमीज़, और इससे क्या हुआ है, महंगाई बढ़ रही है सारे अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है, खास करके इंडिया में। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें हैं, डिसरप्टेड मतलब बाधित करना, डिस्टर्ब, इंटरप्टेड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड, सेटल्ड। इन्फ्लेशनरी मतलब मुद्रास्फीति संबंधी महंगाई बढ़ाने वाला, आप ऐसे समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है जो अभी यूज़ किया गया है, इसको हम लोग अपना डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दो ऐसी घटनाएं जो
एक घटना की वजह से दूसरा घटना हो रहा है, तो वहाँ पे एक प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और दूसरा में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब फोर का यूज़ करके सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ कम टू द पार्टी, ठीक है, गिविंग अस ए कंपनी, जिसके वजह से हमें कंपनी मिल गया। समझ गए? तो सेम स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मतलब एक इंसिडेंट की वजह से दूसरा प्रभावित हो रहा है, मतलब दूसरा हो रहा है, एक कॉज है, एक इफेक्ट है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The rupee's depreciation has also raised the cost of imports, including fertilizers, plastics, and petrochemicals products, which are key to pharmaceuticals, textiles, and automobiles. अब देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट बता रहा है एडिटर कि रुपया जो गिर गया है उसका वैल्यू गिर गया है, हैज़ ऑल्सो रेज्ड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स। इससे क्या हुआ है, जो इम्पोर्ट हम लोग सामान करा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, फर्टिलाइज़र समझ रहे हैं ना, प्लास्टिक्स हो गया, एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। विच आर की टू फार्मास्यूटिकल्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। की टू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? फार्मास्यूटिकल्स के लिए। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो दवाइयों के लिए यूज़ होता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग के लिए यूज़ होता है, और ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में जो सब यूज़ होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये सब का प्राइसेस अब बढ़ने वाला है, क्योंकि रुपया गिरने से ये जो इंपोर्ट हम लोग करा रहे थे, फर्टिलाइज़र्स, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब की कीमत बढ़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फार्मास्यूटिकल्स के लिए, दवाइयों के लिए, कपड़ों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो इन सब का प्राइसेस बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। While many firms have absorbed this cost, this may not be sustainable। ठीक है, बहुत सारे फर्म्स ने इसके कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है। दिस मे नॉट बी सस्टेनेबल, देखिए इसको समझिए। हालांकि कई कंपनियों ने इन लागतों को क्या क्या सह लिया है, मतलब अभी भी सामान उसी रेट में बेच रहे हैं। हालांकि वो जो रॉ मटेरियल है कम महंगाई में ख़रीद रहे हैं, लेकिन बेच जो रहे हैं उसी पुराने रेट में, मतलब मार्जिन जो उनका प्रॉफिट है वो कम हो गया है। लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, उनका मजबूरी है। कैसे मजबूरी है, चलिए देखते हैं। At the same time, the contraction in exports down about 3 to 4% year on year and imports down about 5 to 6% year on year in March is not indicative of weakening of demand alone, but of war-induced supply disruptions। अब देखिए हुआ क्या है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा था पहले, उसमें गिरावट आई है। 3 से 4% एक्सपोर्ट में गिरावट है। कंट्रैक्शन मतलब क्या है कि जितना हो रहा था उतना अब नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इंपोर्ट भी जो बाहर से मंगा रहे थे 5 से 6% हम क्या हो गया है, कंट्रैक्शन हो गया है मार्च में। इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड जो है वीक हो गया है, डिमांड नहीं है इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो रहा है। डिमांड है, लेकिन जो वार है यूएस इजराइल का, ठीक है, इसके वजह से ये सप्लाई डिसरप्ट हुआ है, बाधित हुआ है, जिसके वजह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गिरावट आई है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट में गिरावट आएगा तो सामान बाहर भेज नहीं पाएगा। ठीक है, फैक्ट्री का मालिक सामान को बाहर नहीं भेज पाएगा, तो सामान को डोमेस्टिक मतलब इंडिया में ही बेचना पड़ेगा उसको। अब इंडिया में जब उसको बेचना पड़ेगा तो क्योंकि जा नहीं रहा है बाहर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो फिर रेट नहीं बढ़ा सकते। रेट बढ़ाएंगे तो फिर आपका सामान कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो अपना ही प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, वो लेस कर रहे हैं। और इसका अल्टीमेट रीज़न है वॉर जो हो रहा है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स exporters, particularly MSMEs, are redirecting output to domestic market aided by policy relaxation that allows greater domestic sales from export oriented units। देखिए बात को समझिए, मैं जो बोला वही कि इसके वजह से इसका रिस्पॉन्स क्या आया, इसके जवाब में जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते थे सामान बाहर भेजते थे, पर्टिकुलरली एमएसएमईज मतलब जो छोटे छोटे उद्योग हैं, रीडायरेक्टिंग आउटपुट,
वो अपने आउटपुट को यानी प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया के मार्केट में ही भेज रहे हैं, एडेड बाई पॉलिसी। और उसमें पॉलिसी क्या ऐड कर रहे हैं, रिलैक्सेशन, मतलब उसमें काफ़ी छूट दे रहे हैं, दैट अलाउज ग्रेटर डोमेस्टिक सेल्स। इससे क्या होता है कि डोमेस्टिक सेल्स बढ़ रहा है फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। मतलब कौन ये सब कर रहा है, जो यूनिट्स एक्सपोर्ट करती थी, क्योंकि वॉर की वजह से भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अभी बताया ना आपको 3 से 4% घट गया। तो यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें ये है कि रीडायरेक्टिंग यानी डाइवर्टिंग, चैनलिंग, ठीक है, दिशा बदलना, मोड़ना, रिलैक्सेशन मतलब छूट या ढील, कंसेशन, ईजिंग हो जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रिक्शंस। चलिए, दिस इज क्रिएटिंग लोकलाइज सप्लाई ग्लट्स। देखिए इसको समझिएगा, ग्लट्स, ग्लट्स मतलब क्या था, भरमार, अतिरिक्त। अब जो बाहर जाना था अब यहीं बेचा जा रहा है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ग्लट्स हो जाएगा, मतलब भरमार हो जाएगा प्रोडक्ट्स का। डिलेइंग प्राइस पास थ्रू, पास थ्रू मतलब होता है लागत का ग्राहकों तक पहुंचना, मूल्य हस्तांतरण, ठीक है। इवन एज ए प्रोड्यूसर मार्जिन कंप्रेस ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, ठीक है। देखिए इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है, जो प्रोड्यूसर का जो मार्जिन है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। मतलब वो अपना प्रॉफिट काट के बेच रहा है, कौन, प्रोड्यूसर। बात समझ में आए। दिस इज क्रिएटिंग लोकलाइज सप्लाई, मतलब सप्लाई बढ़ रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरमार हो जा रहा है सामान का। डिलेइंग प्राइस पास थ्रू, इससे क्या हो रहा है कि प्राइस का जो, जिससे मूल्य हस्तांतरण में देरी हो रही है, मतलब प्राइस ये बढ़ा नहीं पा रहे हैं। एज ए प्रोड्यूसर मार्जिन कंप्रेस ड्यू टू राइजिंग इनपुट कॉस्ट, और प्रोड्यूसर का मार्जिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसको प्रॉफिट कम हो रहा है, और यहाँ तक कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है। मतलब एमएसएमईज को यहाँ पे एक तरह से लॉस हो रहा है। दिस इज क्रिएटिंग लोकलाइज सप्लाई ग्लट्स, ये तो वही सेंटेंस है, मतलब इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इवन एज का, इसके लिए ये स्लाइड मैंने बनाया है, ठीक है। काफ़ी लंबा लेक्चर हो जा रहा है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। दिस रिजल्ट इज टेम्प्रोरी सेपरेशन ऑफ सीपीआई। यह जो परिणाम है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि सीपीआई का सेपरेशन हो रहा है। यानी सीपीआई जो हमें देखा था कि बहुत कम बढ़ा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत कम बढ़ा है, वो इसी की वजह से है। क्योंकि देखिए बात समझ गए ना, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोकल मार्केट में बेचना पड़ रहा है सामानों को, और हालांकि उनका जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है डोमेस्टिक मार्केट में, तो इसलिए मूल्य को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ग्लट्स की वजह से, डिलेड पास थ्रू, टेम्प्ररी सेपरेशन ऑफ सीपीआई। क्लियर है। दिस रिजल्ट्स का हम लोग कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी द रिजल्ट का, द रिजल्ट इज़ अ मैसिव इम्प्रूवमेंट इन आवर टीम्स स्किल, ठीक है। ये जो रिजल्ट है हमारे टीम के स्किल में एक मैसिव इम्प्रूवमेंट लेके आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज दीज प्रेशर्स unwind, inflation is likely to rise even as a growth slows, pointing not to stability but to emerging stagflationary risk। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टैगफ्लेशनरी, स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन दोनों को मिला के ये बनाया गया है। स्टैगफ्लेशनरी मतलब होता है मंदी और महंगाई एक साथ होना, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मार्केट में मंदी भी आ गई है और महंगाई भी आ गई है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैगफ्लेशनरी। कि जैसे ये प्रेशर्स अनवाइंड होंगे मतलब कम होंगे, ठीक है, या फिर रिजॉल्व होंगे, इन्फ्लेशन इज लाइकली टू राइज, जो महंगाई है वो बढ़ने वाला है। जब एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, वॉर ख़त्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ स्लोज हो जाएगा, ठीक है। ग्रोथ मतलब विकास धीमा हो जाएगा, जो स्थिरता की ओर नहीं बल्कि उभरते हुए मुद्रास्फीति जनित मंदी जोखिमों की ओर इशारा करता है। किधर पॉइंटिंग कर रहा है, नॉट टू स्टेबिलिटी, मतलब अस्थिरता की तरफ इशारा नहीं किया जा रहा है, बट टू एमर्जिंग स्टैगफ्लेशनरी रिस्क, मतलब महंगाई भी बढ़ेगा और मंदी भी आएगी साथ में, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, बात समझ रहे हैं। चलिए
The IMF's latest World Economic Outlook flags rising global recession risks and trims India's financial year 27 growth forecast to around 6.2%. देखिए ये कहना क्या, फ्लैग्स मतलब चिन्हित करना, चेतावनी देना। आईएमएफ का जो रिपोर्ट है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक फ्लैग्स है राइजिंग ग्लोबल रिसेशन रिस्क एंड ट्रिम्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ फोरकास्ट टू अराउंड 6.2%। क्या एक लाइन में इसको ये बोल सकते हैं कि आईएमएफ का रिपोर्ट हमें चेतावनी दे रहा है, फ्लैग कर रहा है कि जो ग्रोथ रेट है इंडिया का वो फोरकास्ट हुआ है। फोरकास्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट करना, ये 6.2% तक ही सीमित रह जाएगा 27 का। ठीक है। रिसेशन मतलब मंदी या आर्थिक गिरावट। चलिए आगे बढ़ते। द आरबीआई टू हैज़ इकोड दीज कंसर्न्स। आरबीआई ने भी इन चिंताओं को दोहराया है। ठीक है। इकोड मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो वो आवाज़ वापस हमें सुनाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड इको। तो आरबीआई ने भी यही चीज़ दोहराया है, ये जो कंसर्न है मतलब चिंता है, ये दोहराया है। ठीक है। इकोड मतलब दोहराना या सहमति जताना। इसका यूज़ हम लोग कर लेते हैं। द टेक टीम टू हैज़ इकोड द अर्जेंट नीड फॉर बेटर सॉफ्टवेयर। टेक टीम ने भी इको दोहराया इस बात को कि हमें अर्जेंट नीड है किसका, बेटर सॉफ्टवेयर का। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट है इसको देख लीजिए। ठीक है। सब्जेक्ट है, टू है, फिर हैज़ इकोड, मतलब उसी चीज़ को दोहराता है कोई, उसी बात को फिर से कोई बोलता है तो हम लोग वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट टू हैज़ इकोड। आगे बढ़ते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स चैलेंज अंडरस्कोर्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज। ये जो कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, जटिल चुनौती है, ठीक है, अंडरस्कोर्स द वल्नरेबिलिटी। अंडरस्कोर मतलब रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है। ठीक है। वल्नरेबिलिटी मतलब कमजोरी, किसका कमजोरी, ऑफ ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज, जो तेल आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्था है उसके कमजोरी को ये रेखांकित करता है। ये जो चैलेंज है, अभी का जो जटिल चुनौती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एक्सिलरेट इट्स शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन भी दे रहा है एडिटर। सॉल्यूशन क्या है कि भारत को जो है एक अपॉर्चुनिटी भी मिला है, अवसर भी मिला है कि वो एक्सेलरेट करें, वो शिफ्ट करें इधर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, मतलब विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया। ठीक है। इधर वो मूव करें, इस पे डिपेंडेंट ना रहे, क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट ना रहे। एक्सेलरेट मतलब तेज़ करना, रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, जिसको बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हो गया, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।